गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 5 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में AFMS में महानिदेशक संगठन एवं कार्मिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर्ज वाइस एडमिरल विवेक खांडे। AFMS यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति की गई है, जिसमें सर्ज वाइस एडमिरल विवेक खांडे को महानिदेशक संगठन एवं कार्मिक नियुक्त किया गया है। सर्ज वाइस एडमिरल विवेक खांडे भारतीय नौसेना के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं और उन्हें चिकित्सा सेवा व सैन्य प्रशासन का व्यापक अनुभव प्राप्त है। नियुक्ति से पहले वे DGA FMS कार्यालय में वरिष्ठ सलाहकार मेडिसिन के रूप में कार्यरत थे। महानिदेशक ONP के रूप में वे मानव संसाधन प्रबंधन, नियुक्तियां, पदस्थापन और संगठनात्मक संरचना से जुड़े निर्णय लेते थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रेफोर्ड पुरस्कार। वीरभद्रन रामनाथन को 2026 में क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार नोबेल में शामिल नहीं होने वाले क्षेत्रों जैसे भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान में दिया जाता है। रामनाथन के शोध ने दिखाया कि CFCs और अन्य गैर CO2 गैसें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी खोजों में एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स भी शामिल हैं, जो हिमालय के ग्लेशियर पिघलने और मानसून चक्र को प्रभावित करते हैं। उन्हें पहले ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा UN क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में IIT बॉम्बे और कोल इंडिया के सहयोग से कौन सी तकनीक विकसित की गई है जो रेशम उत्पादन में कीड़ों को जीवित रखती है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीवोद्या तकनीक। जीवोद्या तकनीक IIT बॉम्बे के सितारा यानी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरियाज और कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के CSR सहयोग से विकसित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य रेशम के कीड़ों को मारने की बजाय उन्हें जीवित रखते हुए धागा बनाना है। यह तकनीक एथिकल सिल्क, अहिंसक रेशम के रूप में जानी जाती है और ग्रामीण किसानों के लिए सतत आय का स्रोत बनती है। यह परियोजना लगभग 3 साल में विकसित हुई और पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हमारा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में पारंपरिक ज्ञान की थीम पर मनाया गया। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण और हमारे जीवन व पर्यावरण में उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के किनारे आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसी दिन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार की बात करें तो यह पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। चलिए बढ़ती हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस किस संस्था के नेतृत्व में मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, UICC। UICC मीन्स यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल संस्था का नाम है। विश्व कैंसर
दिवस का नेतृत्व UICC द्वारा किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना अंतर्राष्ट्रीय कैंसर संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बात करें इसकी स्थापना की, तो विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2000 को पेरिस में कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की प्रमुख योजना कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टॉप्स। टॉप्स का पूरा नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। योजना का मुख्य उद्देश्य है भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, विशेषकर ओलंपिक और अन्य प्रमुख खेल इवेंट्स। टॉप्स के तहत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान की जाती है। योजना में वित्तीय सहायता शामिल है ताकि एथलीट प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण के खर्च उठा सकें। खिलाड़ियों को उन्नत खेल उपकरण और आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। टॉप्स में स्वास्थ्य और मेडिकल सपोर्ट भी शामिल है, जैसे फिजियोथेरेपी, डाइट प्लान और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मेबेलिन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कियारा आडवाणी को। 2 फरवरी 2026 को मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत का नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। यह कदम अ न्यू ईरा ऑफ ब्यूटी अभियान का हिस्सा है, जिसमें ब्रांड का फोकस अब आत्म अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन और व्यक्तिगत पहचान पर है। कियारा की डिजिटल पहुंच और युवाओं में लोकप्रियता मेबेलिन को जेन जेड और मिलेनियल्स तक जोड़ने में मदद करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य महाप्रबंधक यानी CGM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश रंजन को। सर्वेश रंजन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला। इस पद पर भास्कर राव कार्यरत थे, जो 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हुए। सर्वेश रंजन की नियुक्ति भास्कर राव के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पंजाब के जालंधर में स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। जालंधर पंजाब में स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया गया। यह नाम परिवर्तन 1 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया। इसे संत गुरु रविदास की 639वीं जन्म जयंती के अवसर पर नामांकित किया गया। पहले एयरपोर्ट का नाम आदमपुर एयरपोर्ट था। यह कदम स्थानीय समुदाय और गुरु रविदास के अनुयायियों के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। इसी अवसर पर हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना के सिविल टर्मिनल का उद्घाटन भी किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नवी मुंबई में। यह भारत का पहला समर्पित अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र है। केंद्र का स्थान है नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका उद्घाटन फरवरी 2026 की शुरुआत में किया गया। मुख्य उद्देश्य है नवोदित अधिवक्ताओं यानी जूनियर एडवोकेट्स को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। केंद्र में नए वकीलों को अदालती कार्यवाही, ड्राफ्टिंग और कानूनी बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केंद्र कानूनी अनुसंधान का मंच भी प्रदान करेगा। अधिवक्ताओं को डॉक्टर अंबेडकर के संवैधानिक मूल्यों और न्याय के सिद्धांतों का ज्ञान दिया जाएगा। सुविधाओं में आधुनिक कानूनी लाइब्रेरी, मूट कोर्ट और डिजिटल डेटाबेस तक पहुंच शामिल है। केंद्र में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन सत्र यानी मेंटोरशिप सेशन आयोजित होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य। भारत में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी योगदान करता राज्य है गुजरात। गुजरात की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 42.583 गीगावाट है। यह भारत की कुल रिन्यूएबल ऊर्जा का लगभग 16.5% उत्पादित करता है। गुजरात में सोलर ऊर्जा क्षमता 25,529 मेगावाट है और विंड ऊर्जा क्षमता लगभग 14,820 मेगावाट है। राज्य रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में भी शीर्ष पर है। लगभग 11 लाख से अधिक सिस्टम स्थापित हैं। गुजरात भारत के राष्ट्रीय रिन्यूएबल लक्ष्य 2030 तक 50% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 40,000 करोड़ रुपए का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में भारत को वैश्विक चिप हब बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM 2.0 की घोषणा की है। इस मिशन और इससे जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ECMS के लिए कुल 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल चिप असेंबल करना नहीं बल्कि देश में ही सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीनें, कच्चा माल और पूरी सप्लाई चेन विकसित करना है। बात करें इसकी विशेषता की, तो ISM 2.0 के तहत भारत में खुद की बौद्धिक संपदा यानी IP विकसित करने और फुल स्टैक डिजाइनिंग पर जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हाल ही में अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी CSG को जनवरी 2026 में कहाँ तैनात किया गया है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने प्रगति डैशबोर्ड पर लगातार कितने महीने देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।